मॉर्निंग मेडिकोस। आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट सीवियर एक्सर्वेशंस ऑफ अस्थमा और उसका मैनेजमेंट और जीना की लेटेस्ट गाइडलाइन। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है एज यूजुअल, क्योंकि नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और एक बात और, ये अस्थमा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देखें, फिर आके इस वीडियो को देखें ताकि समझने में आसानी हो। और पार्ट 1 वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्यूट सीवियर एक्सर्वेशन ऑफ अस्थमा क्या होता है। दरअसल बात यह है कि अगर कोई है ना किसी भी एलर्जन जिससे उसको एलर्जी है, मतलब उसके कांटेक्ट में आएगा, तो जितनी मैंने पैथोजेनेसिस जो बताई थी मैं बता देता हूँ। पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें हमने डेफिनेशन देखा था। ठीक है, डेफिनेशन देखा था उसका, हमने उसमें क्लिनिकल फीचर देखे थे। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। ठीक है, उसमें हमने पैथोजेनेसिस देखा है। ठीक है, और उसमें हमने क्या देखा है, डायग्नोसिस देखा है। तो इतनी चीज़ें हमने देख ली थी। वो पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था क्या क्या चेंजेस होते हैं अगर कोई भी है ना जो इंसान ससेप्टेबल है उस एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या होगा। तो एयरवे मेनली नैरोइंग होता है। अगर एयरवे नैरोइंग होगा तो उसकी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी, बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो जब एयरवे नैरोइंग होगा तो सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, तो रेस्पिरेटरी रेट तो उसकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी क्योंकि एयरवे नैरोइंग है, एयरवे नैरोइंग तो ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत हो रहा होगा एल्वियोलाई तक, तो वहां से ब्लड तक पहुंचने में दिक्कत हो रहा होगा। तो अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सर्कुलेट करेगा, इसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, हार्ट रेट भी बढ़ेगा। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत है तो शॉर्टनेस इवन एट रेस्ट भी होगा, मतलब उसको बैठे बैठे भी उसको सांस फूलेगी उसकी। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। अगर जब रिस्पायरेटरी रेट 30 से ज़्यादा होगा, शॉर्टनेस इवन एट रेस्ट होगा, तो उसकी एसेसरी मसल, रिस्पायरेटरी एसेसरी मसल भी पेशेंट यूज़ करेगा। पेशेंट होगा ऐसा होगा कि पेशेंट एक सिंगल सेंटेंस नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा तो वर्ड्स में ही बोल पाएगा, बट टूटे टूटे वर्ड्स में। ठीक है, एक सिंगल सेंटेंस कंप्लीट फॉर्म नहीं कर पाएगा पेशेंट। बायलेटरल वीज सुनने को मिलेगा। मेनली जो वीज होता है एक्सपायरेटरी वीज सुनने को मिलेगा, और पल्सस पैराडॉक्सस देखने को मिलेगा। अब पल्सस पैराडॉक्सस क्या है, ये तो मेनली कार्डियो का पार्ट है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पल्सस पैराडॉक्सस में ये होता है ग्रेटर देन 10 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन के दौरान और एक्सपिरेशन के दौरान अगर आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, नॉर्मली 8 से 10 mm ऑफ Hg तक फर्क होता है। नॉर्मली डिफरेंस होता है। क्यों होता है, ये सीवीएस का पार्ट है, जब वो पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। लेकिन अगर 10 mm ऑफ Hg से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में डिफरेंस आता है तो उसको कहते हैं पल्सस पैराडॉक्स। ये तो हो गया, ये तो वो बात हो गई कि पेशेंट कैसे अपने को आके प्रेजेंट करता है, वो हम देख लेंगे। लेकिन हम कुछ फंक्शनल क्राइटेरिया भी होती है अपने। ठीक है, उसमें क्या होगा, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या होगा, लेस देन 50% ऑफ द प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू मतलब ये होता है जो नॉर्मल होना चाहिए उसका 50% से कम होगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब बताओ SpO2 क्या होगा, SpO2 90 से कम हो जाएगा। अब PO2 लेस देन 60 mm ऑफ Hg होगा। ठीक है, तो ये रहा पेशेंट कुछ ऐसी इमरजेंसी में ऑब्वियसली प्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये टाइप ऑफ स्टेटस एस्थमेटिकस का है। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट इमरजेंसी में। अगर इसको हमने ट्रीट कर लिया तो ठीक है, पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद से जो भी उसका फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से जो जीना का लेटेस्ट गाइडलाइन होगा उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे। लेकिन अगर हमने इस समय ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट क्या होगा, आगे जाएगा, आगे प्रोग्रेस करेगा उसकी बीमारी। ठीक है, तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग साइन हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, अस्थमा विथ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, अगर मैंने वही लिखा, अगर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली तो विल लीड टू द एक्यूट अस्थमा विथ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर नहीं हुआ ट्रीट तो, अगर मान लो ट्रीट नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ब्लड में मान लो अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो मतलब हाइपोक्सीमिया हो रहा है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कंटिन्यूसली गिर रहा है तो मतलब हाइपोक्सीमिया हो रहा है। अगर यही ब्लड ब्रेन तक भी जाना है तो क्या होगा, जिसकी वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ऊपर दूसरी बात मैंने बताया, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट ग्रेटर देन 30 होगा, तो मतलब पेशेंट बहुत तेज रेस्पिरेशन कर रहा है, बहुत तेज, तो वर्कलोड ऑफ रेस्पिरेटरी मसल क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही रेस्पिरेटरी मसल इतना वर्क कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा लोड ऑफ वर्क है एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही कर सकते हैं। उसके बाद से मसल भी क्या होगी, फटीग हो जाएगी। अगर मसल फटीग होगी तो रेस्पिरेटरी एफर्ट भी कम हो जाएगा, तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट भी गिर जाएगा। ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी रेट गिर जाएगा तो एक बात बताओ उसमें क्या होगा, तो फिर CO2 नहीं निकलेगा, तो बिल्डअप ऑफ CO2 होगा, बिल्डअप ऑफ CO2 होगा, तो बिल्डअप ऑफ CO2 होगा, हाइपरकार्बिया हो जाएगा, मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो जाएगा।
ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी हो जाएगा, आगे लिखा है ये बात, मैंने बस यही बता दिया। अगर मान लो कंप्लीट धीरे 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 करके कंप्लीट नैरोइंग हो जाए, कंप्लीट नैरोइंग हो जाए किसकी किसकी एयरवे की, अगर एयरवे की कंप्लीट नैरोइंग हो जाए तो जब एयर इंटर ही नहीं कर पाएगा, एग्जिट ही नहीं कर पाएगा, तो एयरवे से साउंड ही कैसे आएगा। ठीक है, जब जब एयरवे इंटर करता है एग्जिट करता है, इसी वजह से तो हमें जो ब्रीदिंग साउंड जो होता है सुनाई देती है, इसलिए एब्सेंट ब्रीथ साउंड है ना, जिसको साइलेंट चेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो नथिंग मूविंग इन एयरवे सो नो साउंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब उसके बाद से ये तो होगा ही ना कि SpO2 कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है। PO2 डिक्रीज हो रहा है, PaCO2 बढ़ रहा है, जो मैंने बताया, जिसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। PEFR मैंने पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट वो गिर जाएगा, कितना हो जाएगा, <25/ml। ठीक है, इसी को कहते हैं अस्थमा विद इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। ये अगर हम जब ये एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन अवस्था में हम नहीं ट्रीट कर पाए प्रॉपरली, तो इसमें पेशेंट चला जाता है, फिर ये सारे सिम्टम जो मैंने बताएंगे आपको ये मिलता है, और पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब बस बात ये होता है, अगर कोई पेशेंट अपने को अस्थमा विद इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तो अपना सबसे पहले काम होता है उसको ICU में एडमिट करो और उसको इंटूबेट करना होता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट अस्थमा विद एक्यूट सीवियर अस्थमा के साथ पेशेंट आता है तो पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, बाद में ICU एडमिशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा फर्क है कि कब पहले ICU एडमिशन किस में करते हैं, जिसमें इंपेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर मिले। अगर सिर्फ एक्यूट सीवियर अस्थमा है तो मेडिकल मैनेजमेंट से अपना काम हो जाता है, टाइम पे दे दें। तो अब हमारा बात है कि इनका कैसे मैनेज करते हैं। अगर कोई पेशेंट अपने पास एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा के साथ आ जाए तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, उसको सबसे पहले जो अपना काम है उसको टू मेंटेन सैचुरेशन, कितना बीच 94 से 98 के बीच उसका सैचुरेशन मेंटेन करना है। कैसे करेंगे, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे हम उसको। ठीक है, और दूसरा क्या कहते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, कौन सा, सालबुटामोल, साबा। ठीक है, साबा देंगे उसको, सालबुटामोल दे सकते हैं। सालबुटामोल के साथ उसको नेबुलाइज करते हैं, ऑक्सीजन भी देते, ऑक्सीजन दे ही रहते हैं, उसके साथ उसको नेबुलाइज करते हैं। ठीक है, इप्राट्रोपिन या देखो सालबुटामोल के साथ सालबुटामोल की जगह टर्ब्यूटलिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ठीक है, सालबुटामोल ही मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं और 5 मिलीग्राम यूज़ करते हैं। डोज याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये बता रहा था मैं कि इसमें इप्राट्रोपियम भी ऐड कर सकते हैं, जो क्या है, लामा है। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, कितना, 0.5 मिलीग्राम पर 6 आवर टू नेबुलाइज इफ सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट हो। तो ये कितना देना है, आधा मिलीग्राम है, 0.5 मिलीग्राम हर 6 घंटे में नेबुलाइज करना है, इसके साथ भी पेशेंट को, अगर सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है तब। ठीक है, और क्या दे सकते हैं पेशेंट को हम, और हम चाहें तो क्या दे सकते हैं, और हम चाहें तो स्टेरॉइड दे सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था, इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस होती हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर निकलते हैं, तो क्या स्टेरॉइड ही देंगे तभी तो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। ठीक है, ये पैथोजेनेसिस में मैंने बताया था क्या निकलता है क्या नहीं, इसीलिए वो जानना जरूरी है, तभी ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी अपने को। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देखें। ठीक है, चलिए अब ये तो क्या दे सकते हैं, एंटी स्टेरॉइड दे सकते हैं। स्टेरॉइड कहता है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो हाइड्रोकोर्टिसोन भी दे सकते हैं, चाहे तो प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ अपने को ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, हार्ट रेट मॉनिटर करते रहना है, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करते रहना है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने पहली बार सालबुटामोल से उसको नेबुलाइज किया, उसके बाद से भी अगर पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट 75 से कम ही रह रहा है, ठीक है, उसके बाद से भी ये इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो रिपीट सालबुटामोल नेबुलाइजेशन दे देना है। इप्राट्रोपियम भी फिर यूज़ करेंगे और हर 15 से 30 मिनट में करना है। ठीक है, और ECG से मॉनिटर करेंगे एरिथमिया के लिए। ठीक है, ये भी करते रहते हैं। अगर तुम चाहो तो एक सिंगल डोज किसका दे सकते हो, मैग्नीशियम सल्फेट का भी दे सकते हो, चाहो तो, अगर थ्रेटनिंग फीचर प्रेजेंट है तो। ठीक है, तो कितना देना होता है, 1.2 से 2 ग्राम IV ओवर 20 मिनट दे सकते हैं। कुल मिला के बात इतना है कि अगर पेशेंट एक्यूट सीवियर एक्सर्वेशन के साथ आता है तो पहले ऑक्सीजन के साथ नेबुलाइज कर दो सालबुटामोल। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है, सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ सालबुटामोल। ठीक है, सालबुटामोल दे दो। अगर उसके पास लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रेजेंट है तो इप्राट्रोपियम भी ऐड कर सकते हैं, इप्राट्रोपियम या मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकते हैं। या देने के बावजूद भी, मतलब इसका नेबुलाइज करने के बावजूद भी अगर PEF पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट लेस देन 75 ही रह रहा है तो फिर सालबुटामोल फिर से दे सकते हैं, लेकिन इस बार इसके में इप्राट्रोपियम भी ऐड कर देना है। ठीक है, इप्राट्रोपियम भी इस बार इसमें हम ऐड कर देंगे और हर 15 मिनट पे करते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ बाकी जो चीज़ें मॉनिटर करनी है वो मॉनिटर करते रहेंगे। इतना हो गया। अगर हम इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे क्या, फिर से देखेंगे PEFR आउटकम देखना है, मतलब फिर से PEFR देखना है। अब PEFR अगर 75% से ज़्यादा है और वाइटल स्टेबल है तो हम पेशेंट को घर भेज देंगे। ठीक है, और उसको जीना के गाइडलाइंस के हिसाब से, मतलब किसी न किसी में फिट बैठा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या एक्सर्बेशन के, उसके हिसाब से हम उसको मीटर-डोज इनहेलर दे देंगे और ओरल प्रेडनिसोलोन 10 से 14 दिन के लिए हम उसको देके घर भेज देंगे। ठीक है,
अगर ये नहीं है, इसके बाद भी डिटोरिएट हो रहा है, इतना कुछ करने के बाद भी डिटोरिएट हो रहा है, तो अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा और उसको क्या करना है, कंटिन्यूस नेबुलाइज करना पड़ेगा, साल्बुटामोल स्टेरॉइड भी देना और वेंटिलेटरी सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें वेंटिलेटरी सपोर्ट करना पड़ेगा, इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन देना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं, इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में जो नॉर्मली जो होता है इंस्पिरेटरी टू द एक्सपिरेटरी जो रेशियो होता है टाइम ड्यूरेशन का 1:2 होता है, ठीक है। लेकिन अस्थमा में चूंकि CO2 का बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अपने को चाहिए कि CO2 हम निकाल दें, मतलब CO2 हम चाहते हैं कि पेशेंट एक्सेल आउट कर दे, इसलिए जो इंस्पिरेटरी टू द एक्सपायरेटरी जो टाइम ड्यूरेशन का जो रेशियो 1:3 हो जाता है, एक्सपायरेटरी की ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं, इसलिए इसमें लिखा है हाई इंस्पायरेटरी फ्लो, हाई प्रेशर से ऑक्सीजन देते हैं ताकि ऑक्सीजन पहुंचे, और प्रोलॉन्ग एक्सपायरेटरी टाइम हम बढ़ा दें ताकि रिमूव हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कितनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ठीक है। इतना ही करना है बस आपने आपको। अगर कोई भी एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन ऑफ अस्थमा आता है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ साल्बुटामोल दिया, साल्बुटामोल। अगर इसके बाद से भी अगर मैंने देखा पेशेंट के पास क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग, इसमें हम क्या दे सकते हैं, स्टेरॉइड भी कर सकते थे, ठीक है, स्टेरॉइड भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या पेशेंट इसके बाद से PEFR क्या है लेस देन 75% है, तो अगर लाइफ थ्रेटनिंग है तो इसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी दे सकता था, इप्राट्रोपियम भी दे सकता था। अगर PEFR इसके बाद भी लेस देन 75% है तो मैं क्या करूँगा, इसमें साल्बुटामोल प्लस इप्राट्रोपियम अगेन दे दूंगा मैं, ठीक है। और हर 15 मिनट पे मैं नेबुलाइज करूंगा। इन सब के बावजूद भी मैं फिर देखूंगा PFR इसके बाद भी अगर लेस देन 75 है या इंप्रूव नहीं हो रहा, अगर ग्रेटर देन 75 है इन सब के बाद, अगर इंप्रूव हो गया तो ठीक है, घर भेज दो उसको। अगर इन सब के बावजूद भी अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसके बाद क्या ICU में एडमिट करूंगा और पेशेंट को क्या करूंगा, इंट्यूबेट करेंगे। इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है ऊपर जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया पूरा डिटेल इसमें है, डोज के साथ। डोज अगर आपको याद करना हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर स्टेबल अस्थमा है, जैसे मैंने एक्यूट पेशेंट आया मेरे पास, अब एक्यूट पेशेंट को जब मैंने मैनेज कर लिया, जब उसका वाइटल्स वगैरह जब सब स्टेबल हो गए तो वो आ गया स्टेबल अस्थमा में। तब स्टेबल अस्थमा में 2 टाइप का मैनेजमेंट दे सकता हूँ मैं, कंट्रोलर मेडिकेशन हो सकता है या तो एक रिलीवर मेडिकेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे अब कंट्रोलर मेडिकेशन में क्या है, इन्फ्लामेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन से ही सब कुछ हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी ल्यूकोट्राइन। अगर ये पैथोफिजियोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ में बताया ल्यूकोट्राइन C4, D4 और E4 ये निकलते हैं जो ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं, इसलिए ये देना जरूरी है। और इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्योंकि इन्फ्लामेशन ही सब हो रहा था तो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दूंगा मैं, जैसे इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। रिलीवर मेडिकेशन एज नीडेड रिलीव फॉर द एक्यूट सिम्टम, जो एक्यूट सिम्टम्स को रिलीव कर दे उसके लिए भी अपने को जो दवा दे देंगे वो रिलीवर मेडिकेशन में है। इसमें क्या क्या दे सकते हैं रिलीवर मेडिकेशन में, या तो लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटेरॉल भी दे सकता हूं मैं, या इसमें साल्बुटामोल भी दे सकता हूं, ठीक है। ये डिपेंड करता है। इसके लिए क्या 2 ट्रैक चलती हैं, ट्रैक 1 ट्रैक 2। जीना के गाइडलाइंस के 2 ट्रैक हैं, ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। ट्रैक 1 मोस्ट रिकमेंडेड है, ट्रैक 2 वहां फॉलो होता है जहां पे ट्रैक 1 फॉलो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो जैसे पुअर अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देखते हैं इंडिया में क्या फॉलो होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो ट्रैक 1। अब ट्रैक 1 के हिसाब से जो रिलीवर मेडिकेशन होता है, मैंने बताया 2 रिलीवर मेडिकेशन है अपने पास, या तो लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड LD-ICS जो लिखा है, या प्लस फॉर्मेट्रोल दे दो या सिर्फ साबा दे दो। अब इसको क्यों प्रेफर किया जा रहा है वो जानना इंपॉर्टेंट है कि इस कॉम्बिनेशन को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेट्रोल जो है, इसमें ये बात है जो फॉर्मेट्रोल है क्या फास्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग है, जबकि साबा जो होता है साल्बुटामोल है, जो साल्बुटामोल जो है फास्टेस्ट एंड शॉर्ट एक्टिंग है। मतलब साबा काम तो बहुत जल्दी करता है लेकिन बहुत कम देर के लिए करता है, बहुत कम समय के लिए करता है। ये काम जल्दी करता है, बहुत जल्दी नहीं लेकिन जल्दी करता है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए करता है। और ऊपर से इसमें लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हो जाता है जो ब्रोंको प्रोटेक्शन भी देता है अपने को, ठीक है, और एक्सर्वेशन रेट भी कम कर देता है क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है ना, इसलिए तो इसको हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं स्टेप वाइज मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब उसको हम देखते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टेप वाइज मैनेजमेंट फॉर ट्रैक 1। तो ठीक है, हमने ऊपर सारी बातें कर ली है। एक्यूट सीवियर एक्सर्बेशन अगर पेशेंट आता है तो अपने को क्या करना है, अगर हम नहीं ट्रीट करते हैं फिर क्या होगा, है ना, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे प्रेजेंट करेगा, कैसे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेबल अस्थमा का पेशेंट है उसको हम जीना के गाइडलाइंस के हिसाब से मैनेज करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, ट्रैक 1 के हिसाब से है ये मोस्टली। तो हम बहुत आसानी से मैं बताऊं तो अपने को 2-3 चीज़ें ही देखनी है, ठीक है। मैं कैसे बताऊं, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले आपको देखना है कि पेशेंट का इनफ्रीक्वेंट सिम्टम है या फ्रीक्वेंट सिम्टम है, इनफ्रीक्वेंट सिम्टम है या फ्रीक्वेंट सिम्टम। अब ये क्या है मैं बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंट सिम्टम है। फ्रीक्वेंट सिम्टम मतलब डेली, डेली पेशेंट को दिक्कत है, या इनफ्रीक्वेंटली मतलब इंटरमीडिएटली, आज है कल नहीं है, कल परसों को नहीं है, ठीक है, वैसे है। तो इसको हम या तो इनफ्रीक्वेंट सिम्टम को या तो स्टेप 1 से मैनेज करते हैं या तो स्टेप 2 से मैनेज करते हैं। अब स्टेप 1 से कब मैनेज करेंगे, स्टेप 2 से कब मैनेज करेंगे, इनकी अलग अलग चीज़ें, लेकिन दोनों में दवा सेम ही देते हैं। मतलब क्या देते हैं, लो डोज ICS प्लस फॉर्मिटेरॉल। और ये कब देते हैं, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, ओनली व्हेन पेशेंट इज सिम्टोमेटिक, जब पेशेंट को सिम्टम आए या जब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो तभी लेना होता है, ओनली व्हेन सिम्टोमेटिक। ठीक है, ये बात सिंपल सिंपल है, क्योंकि इनफ्रीक्वेंट सिम्टम में स्टेप 1 में क्या होता है, लेस देन 2 पर मंथ, है ना, जो सिम्टम आना चाहिए लेस देन 2 पर मंथ होना चाहिए, इसमें ग्रेटर देन 2 पर मंथ होना चाहिए, लेकिन लेस देन 4 से 5 डेज पर वीक, मतलब एक वीक में 4 से 5 ही बार उसको दिक्कत होनी चाहिए, ऐसा मतलब इनफ्रीक्वेंट सिम्टम है। डेली तो हो नहीं सकता, डेली होता तो फ्रीक्वेंट वाले में आ जाता, लेकिन इस दोनों से फर्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा, क्योंकि चाहे स्टेप 1 से मैनेज करना पड़े चाहे स्टेप 2 से मैनेज करना पड़े, अपने को देना तो यही है। ठीक है, अपने को देना तो यही है, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटेरॉल। ठीक है, अब इधर आते हैं, तो इधर तो डेली सिम्टम तो है ही, तो इस ये तो कॉमन है सब में। ठीक है, अब इसमें स्टेप 3 है या स्टेप 4 है, स्टेप या तो 3 है या तो स्टेप 4 है। डेली सिम्टम तो दोनों में है। इसमें क्या है, नाइट अवेकनिंग है, इसमें भी नाइट अवेकनिंग है, इसमें भी ग्रेटर देन 1 पर वीक है, इज इक्वल टू 1 पर वीक है, इसमें ग्रेटर देन 1 पर वीक है, इसमें भी है। लेकिन इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएटर है वो है लंग फंक्शन। क्या है, इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएटर है वो है क्या है आपका, वो है लंग फंक्शन। लंग फंक्शन मतलब FEV1 लेस देन 60%। अगर लंग फंक्शन FEV1 लेस देन 60% है तो स्टेप 4 से मैनेज करेंगे, अगर FEV1 लेस देन 60% नहीं है तो उसको स्टेप 3 से मैनेज करेंगे। अब दोनों में कैसे मैनेज करेंगे, इसमें क्या करें, इसमें भी देते भी वही है, फिर इसमें LD लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटेरॉल ही देते हैं, लेकिन इसमें डेली देते हैं क्योंकि सिम्टम डेली है तो डेली देंगे। इसमें स्टेप 4 में क्या देंगे, मीडियम डोज। ठीक है, मीडियम डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटेरॉल। ये है, यही बस अपने को समझना है और कुछ नहीं। ठीक है, बस इसको समझ लिया तो बस बाकी ये सब आसान है। अब यहाँ पे हम आके फटाफट देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। मैंने बताया इनफ्रीक्वेंट सिम्टम या फ्रीक्वेंट सिम्टम। फ्रीक्वेंट सिम्टम मतलब डेली सिम्टोमेटिक, इनफ्रीक्वेंट सिम्टम मतलब डेली नहीं है, इंटरमिटेंटली है, मतलब सिम्टम 2 महीने से कम हो सकता है, मतलब हर एक महीने में 2 से कम सिम्टम हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 से ज़्यादा सिम्टम हो पर महीने, बट लेस देन कितना है पेशेंट, लेस देन 4 से 5 डेज अ वीक। ठीक है, ये भी हो सकता है मतलब पूरे वीक में 4 से 5 बार से कम ही सिम्टोमेटिक हो, इंटरमीडिएट हो मतलब आज हो कल नहीं हो, कल हो परसों नहीं हो, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो उसको स्टेप 1 मतलब इस चीज़ को मेनली स्टेप 1 कहते हैं। किसको मैं बता दूं, थोड़ा स्पेसिफिक कर दूं, इस चीज़ को मेनली स्टेप 1 कहते हैं और इस चीज़ को मेनली स्टेप 2 कहते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्क पड़ नहीं रहा है ज़्यादा, मैनेजमेंट ने अपने इसको क्या देना है, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटेरॉल ही देना है, और ओनली ऑन द डे ऑफ द सिम्टम, जब पेशेंट को सिम्टम होता। अब बात कर ली मैंने, ये इनफ्रीक्वेंट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंट सिम्टम देखिए आप। ठीक है, तो फ्रीक्वेंट सिम्टम ये है, तो डेली है, तो डेली तो दोनों में है। ठीक है, डेली दोनों में, नाइट अवेकनिंग भी दोनों में है, अब इसमें डिफरेंशिएटर ये है, लो लंग फंक्शन में FEV1 लेस देन 60%। तो अगर FEV1 लेस देन 60% है तो उसको स्टेप 4 से मैनेज करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो उसको स्टेप 3 से मैनेज करेंगे। स्टेप 3 में भी क्या करते हैं, अगेन यही ड्रग देते हैं, दवा यही चल रही है, बस ये डेली दे देती क्योंकि सिम्टम डेली है, और इसमें क्या मीडियम डोज देंगे। अगर इन सब के बावजूद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं होता है तो आ जाता है स्टेप 5 में। कहाँ जाएगा वो स्टेप 5 में आ जाएगा। स्टेप 5 में क्या देंगे, हाई डोज देंगे, लाबा देंगे, इप्राट्रोपियम देंगे, और उसको रेफर करेंगे किसी न किसी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये है आपका जीना के गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेप वाइज मैनेजमेंट फॉर ट्रैक 1 की, जो इंडिया में मेनली यही ट्रैक 1 ही फॉलो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, जो मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताया वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसके अगेंस्ट, NTIAG मतलब IgE के अगेंस्ट हो सकता है, इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर के अगेंस्ट हो सकता है, इंटरल्यूकिन 5 के अगेंस्ट हो सकता है, इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर के अगेंस्ट। अगेन वही जो पैथोफिजियोलॉजी में जो सारी चीज़ें मैंने बताई थी, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उनके अगेंस्ट मैंने कर दिया तो हो गया। इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें फिर इसको रेफर करें। ठीक है, चलिए हम इसमें आगे बात करते हैं। NTIG क्या है, ओमेलिजुमैब, मेपोलिजुमैब, रेस्लिजुमैब, ये मेनली आपको याद ही करना है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ हेल्प कर नहीं सकता। ठीक है, अदर ऑप्शन वाले भी, ठीक है, वो आप देख लीजिए, याद करना हो याद करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ आपको बस ये याद रहे, बाकी सब ठीक है। अब हम मेनली इस पे आते हैं,
अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट इज पेशेंट एजुकेशन। बहुत सारे पेशेंट को पफ लेना ही नहीं आता है, तो इसमें बहुत सारा अगर पेशेंट आता है आपके पास और कहता है जो आपने स्टेप 1 पे था, पहले पेशेंट स्टेप 1 था या स्टेप 2 पे मैनेज किया आपने पेशेंट को, लेकिन उसको आराम नहीं है, तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि वो पफ लेता कैसे है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आप उससे ये पूछिए वो पफ लेता कैसे। हो सकता है उसको पफ लेना ही नहीं आता हो, ठीक है, तो इसलिए हम सीधे नहीं बढ़ा सकते। तो पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अस्थमा के साइड। ये मैंने वहाँ भी बताया था, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट, सीवियर परसिस्टेंट। पहली वीडियो में जो क्लासिफिकेशन बताया था मैंने वहाँ बताया था। ठीक है, तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर किसको कहते हैं? कंट्रोल भी स्टेप 1 स्टेप 2 माइल्ड हो गया, स्टेप 3 और स्टेप 4 के साथ ट्रीटमेंट के साथ जो कंट्रोल मॉडरेट हो गया, और सीवियर हाई डोज के साथ। मतलब अगर मैंने माइल्ड में बता दिया तो क्या बता दूंगा? जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, लो डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस फॉर्मेटोरॉल। और स्टेप 3 या स्टेप 4 के साथ हो तो मीडियम डोज तक जा सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर सीवियर हो तो हाई डोज के साथ जा सकता हूँ। तो वहाँ मैंने आपको माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट के बारे में सब कुछ बताया था। वहाँ पे मैंने इंटरमिटेंट अस्थमा के बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने इन तीनों के बारे में हर चीज़ बताया था, बस ट्रीटमेंट नहीं बताया था, जो मैंने यहाँ बता दिया। और जो मैंने वहाँ बोला भी था कि मैं आपको आगे चल के ये बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और एक और बात है बस कि अगर किसी भी टाइम पे पेशेंट को एक्यूट सिम्टम डेवलप होता है तो रेस्क्यू ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये हम समअप करते हैं, एक्यूट सीवियर एक्सर्वेशन ऑफ अस्थमा या स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होता है, उसके क्या क्या पेशेंट सिम्टम्स होते हैं, कैसे पेशेंट अपने को प्रेजेंट करता है। अगर उसको हम नहीं ट्रीट करें, ये सिम्टम्स हो गए, अगर उसको हम नहीं ट्रीट करें तो पेशेंट कैसे होगा, लाइफ थ्रेटनिंग साइन में जाएगा। अगर ठीक है, तो उसको फिर हम कैसे मैनेज करते हैं, ये सारी बातें बता दी मैंने। उसके बाद अगर पेशेंट स्टेबल में आता है, स्टेबल केस में आता है, तो अस्थमा को कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें हो गई। अब बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है जिसको हम कहते हैं ब्रिटल अस्थमा। ठीक है, अब ब्रिटल अस्थमा क्या होता है? ब्रिटल अस्थमा होता है अनप्रिडिक्टेबल अस्थमा विद एक्सर्वेशन। ये अनप्रिडिक्टेबल अस्थमा है। मेनली इसमें आपको एमसीक्यू आता है वो टाइप 1 और टाइप 2, और मेनली उसमें टाइप 2 के ट्रीटमेंट के बारे में पूछते हैं। टाइप 2 का ट्रीटमेंट क्या होता है मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। देखिए, इसमें बस बात ये है कि हमने चलिए एक ग्राफ बना लिया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ग्राफ बना लिया। क्या क्या हमने एक ग्राफ बना लिया जिसमें एक वाई एक्सिस है और इसमें एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम रख दिया हमने और वाई एक्सिस पे लंग फंक्शन डाल दिया। लंग फंक्शन देखिए ये नॉर्मल चल रहा है, लंग फंक्शन बीच बीच में देखो इसमें फ्लक्चुएट कर ले, ये गया टाइप 1 ब्रिटल अस्थमा। इसमें क्या था? फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द लंग फंक्शन विद द एक्सर्वेशन। जैसे ही पेशेंट को एक्सर्वेशन आया, जैसे ही पेशेंट को ये नॉर्मल था एक्सर्वेशन, तो फ्लक्चुएशन आने लगता है लंग फंक्शन, एक्सर्वेशन के साथ फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, तो इसको अपने मैनेज कैसे करते हैं? हाई डोज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कंटिन्यूअस बीटा 2 एगोनिस्ट, ओरल स्टेरॉइड। इसमें ये 3 चीज़ें देते हैं, ये मैनेज हो जाता है। खतरनाक है टाइप 2 ब्रिटल अस्थमा। टाइप 2 ब्रिटल अस्थमा क्या है? इनिशियली अगर आप देखेंगे तो बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल वाला ये है, नॉर्मल के बराबर है, लगभग नियर नॉर्मल लंग फंक्शन है, बस ये थोड़ा सा गैप है, इससे कोई दिक्कत है नहीं, लगभग नियर नॉर्मल लंग फंक्शन। लेकिन अचानक से क्या हो गया? सडन डेथ। सडन क्या हो गया? लंग फंक्शन खत्म। ये देखिए, देख रहे हैं आपको? नियर नॉर्मल इनिशियली लंग फंक्शन है, सडन अचानक से लंग कोलैप्स कर गया, सडन डेथ हो गया। क्यों हुआ? ड्यू टू एयरवे एनाफाइलेक्सिस की वजह से, जो क्या करेगा? लारिंगोस्पाज्म करता है पेशेंट के। तो इसके ट्रीटमेंट में इंजेक्शन करते हैं एड्रेनलिन का। ये इसलिए पूछा जाता है कि इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये बीटा वगैरह, साबा वगैरह नहीं आ रहे इतने देर से, मतलब ऊपर से हम सब ने वही पढ़ा अभी तक, है ना, सब वही ट्रीटमेंट पड़ता है ना, साबा देना है, लाबा देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, लेकिन वहाँ नहीं देते हैं। इसमें टाइप 2 में नहीं देते क्योंकि अपने को पेशेंट की जान बचानी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरवे तो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें इंजेक्शन एड्रेनलिन देते हैं। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार और देख लेते हैं। तो हमने शुरू किया था क्या से? एक्यूट सीवियर एक्सर्वेशन ऑफ अस्थमा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ी, सारे क्लिनिकल फाइंडिंग पढ़ा। फंक्शनल क्राइटेरिया भी बताया मैंने, अगर हम नहीं ट्रीट करें तो क्या हो सकता है, मैंने भी बताया। ठीक है, उसके बाद से हमने इसका मैनेजमेंट पूरा देखा। इसके देखने के बाद मैंने इसका आउटकम में, मैनेजमेंट में ये आउटकम वगैरह बताया, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जीना के अपडेट क्या है, लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट गाइडलाइन है जो ट्रैक 1 जो फॉलो करती है, ये आपको याद ही होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद से हमने छोटा सा टॉपिक ब्रिटल अस्थमा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर बता सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर 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 दें। ठीक है, थैंक यू।